अब जरा देखो, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमीन्स। एमीन क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, इस पर अब हमारा फोकस होगा। तो जरा एमीन के बारे में समझो। देखो बच्चों, ये अमोनिया है इस तरह से। अब यदि हम इसके हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से चेंज कर दें तो ये आ जाता है इस तरह से। एक बार और चेंज कर दो हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से तो ये आ जाएगा इस तरह से। यही प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों एक बार और कर दो तो ये आ जाता है ऐसा। अब तो हाइड्रोजन खत्म हो गया। ये देखो, जब किसी के पास, देखिए जब किसी के पास NH2 ग्रुप होता है, जब किसी के पास NH2 ग्रुप होता है तो बोला जाता है प्राइमरी एमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन कब? जब हमारे पास कहीं पर NH2 ग्रुप हो। यदि किसी के पास NH2 ग्रुप है तो वो प्राइमरी एमीन बोला जाएगा, और यदि NH2 ग्रुप होगा तो उसके पास एक ही एल्काइल ग्रुप होगा। और यदि किसी के पास प्यारे बच्चों NH ग्रुप है, इसका मतलब वो क्या है? सेकेंडरी एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। और यदि किसी के पास सिर्फ N है तो इसका मतलब वो 3 डिग्री एमीन है, मतलब टर्सरी एमीन है। ये देखो, तो प्राइमरी एमीन किसको बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन किसको बोलेंगे, टर्सरी एमीन किसको बोलेंगे? प्राइमरी एमीन के पास NH2 ग्रुप होगा, सेकेंडरी एमीन के पास NH ग्रुप होगा, और टर्सरी एमीन के पास सिर्फ नाइट्रोजन होगा, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन आपने क्या किए होंगे? एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए होंगे। तो जब सारे के सारे हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से मेरे दोस्त रिप्लेस कर दोगे तब टर्सरी एमीन आएगा। तो प्राइमरी एमीन ये होता है, सेकेंडरी एमीन ये होता है, टर्सरी एमीन ये होता है। ठीक है, कैसे करना है इस बात को जरा देख लो कि प्राइमरी एमीन एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो प्राइमरी एमीन में NH2 ग्रुप होगा, सेकेंडरी एमीन के पास NH ग्रुप होगा, और टर्सरी एमीन के पास नाइट्रोजन होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जरा देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं क्या? हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड क्या होता है? हॉफमैन मेथड को ही बोला जाता है अमोनोलिसिस। हॉफमैन मेथड को ही क्या बोला जाता है? अमोनोलिसिस बोला जाता है। कैसे? जरा इस बात को ध्यान दीजिए कि अमोनोलिसिस क्या है। होता क्या है, हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करते हैं। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करोगे तो आपको पता ही है कि एल्काइल हैलाइड कैसा होता है? पोलर होता है, R पर पॉजिटिव होता है, X पर निगेटिव होता है। और अमोनिया कैसा है? अमोनिया एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो, तो अमोनिया क्या करता है? बैक से अटैक मारता है और बाहर कर देता है किसको? HX को, ऐसे। और ये काम किस मेथड से होता है? SN2 मेथड से होता है। ये इस पर क्या करेगा? इस तरह से बैक से अटैक मारेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बन क्या जाएगा हमारा? प्राइमरी एमीन है। तो इसी को हॉफमैन मेथड बोलते हैं, इसी को अमोनोलिसिस बोलते हैं। मगर अभी इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? गौर समझो, ठीक है। केस नंबर 1, यदि हम RX की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं और उसमें अमोनिया एक्सेस में है, उसमें क्या है? अमोनिया एक्सेस में है, तो ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी एमीन। ऐसे ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये LR है, ये ऐसा, और प्रोडक्ट हमारा मेजर ये होगा। ठीक। मगर केस नंबर 2, यदि किसी बच्चे ने इसको एक्सेस में ले लिया, किसको? एल्काइल हैलाइड को,
किसी ने कहा यार एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, सॉरी एलआर लिख गया है, एल्काइल हैलाइड हमारा क्या है एक्सेस में है और ये एलआर है, तो देखो क्या होगा, गौर समझिएगा, बैक से अटैक पड़ा, प्राइमरी अमीन बन गया। अब बताओ आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या क्या है, ये तो एलआर है तो ये तो 0 हो गया होगा, मगर ये बचा होगा कि नहीं होगा, और ये बचा होगा, और प्राइमरी अमीन सेल्फ में भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, देखो प्राइमरी अमीन सेल्फ में भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो प्राइमरी अमीन फर्दर इस पर अटैक कर जाएगा, फर्दर अटैक करेगा तो सेकेंडरी अमीन बना देगा इस तरह से, ये देखो है। और यदि RX और एक्सेस में है तो यार देखो अब सॉल्यूशन में क्या बचा, कुछ प्राइमरी अमीन बचा, कुछ सेकेंडरी अमीन बचा और कुछ ये बचा, इस पर फिर फर्दर अटैक हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सेस में है ना, तो हमें क्या मिला, टर्सरी अमीन मिल गया। ऐसे टर्सरी अमीन भी सेल्फ में एक न्यूक्लियोफाइल है, यदि आपने और एक्सेस में ले रखा है, अभी और बचा है, तो यार ये क्या करता है, अटैक करके क्वाडर्नी अमीन बना देता है, ये देखो ऐसे, इसको बोलते हैं R4N पॉजिटिव क्वाडर्नी अमीन, ये देखो। तो जब आप एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लोगे तो मिक्सचर फॉर्म होगा, एल्काइल हैलाइड यदि एक्सेस में हम लोगों ने ले रखा है तो क्या फॉर्म होगा, मिक्सचर, मतलब रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी। यदि हम इस रिएक्शन को लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेस में है और ये हमारा एलआर है, तो बेटा हमेशा क्या आएगा, प्राइमरी अमीन भी मिलेगा, सेकेंडरी अमीन भी मिलेगा, टर्सरी अमीन भी मिलेगा, इवन क्वाडर्नी अमीन भी मिलेगा, तो इनका मिक्सचर आएगा, मिक्सचर ऑफ एमीन्स फॉर्म। तो यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि RX एक्सेस में है तो मिक्सचर मिलेगा, और यदि अमोनिया एक्सेस में तो भी वही चीजें आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, मगर प्राइमरी अमीन डोमिनेशन में होगा, बहुत एक्सेस में होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड एक्सेस में हो ही नहीं पा रहा है, तो दूसरा स्टेप नहीं चलेगा, ये वाले स्टेप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है। तो जरा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्यों, क्योंकि वो आंसर पूछेगा, तो आंसर पूछेगा कौन ज्यादा है कौन कम है, इस बात का हमें फोकस रखना है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई तो सॉल्यूशन में क्या क्या बचा, प्राइमरी अमीन बचा, एल्काइल हैलाइड बचा। अब प्राइमरी अमीन सेल्फ में एक न्यूक्लियोफाइल है, एल्काइल हैलाइड पे फिर अटैक करता है, सेकेंडरी अमीन आ गया। अब आफ्टर रिएक्शन सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, एल्काइल हैलाइड है, तो कुछ पार्ट फिर रिएक्शन कर गया, इस तरह से क्या है, मिक्सचर ऑफ अमीन मिल जाता है। क्यों, क्योंकि एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है। जब अमोनिया एक्सेस में है तो भैया रिएक्शन हो गई, उसके बाद क्या क्या बचा, प्राइमरी अमीन बचा और अमोनिया बचा। प्राइमरी अमीन और अमोनिया दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही बेस है, तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, तो रिएक्शन उसी जगह पे रुक जाती है, तो प्राइमरी अमीन एज ए मेजर प्रोडक्ट आ जाता है। बात समझ पा रहे हो ना यार क्या कह रहा हूं। अब इसी जगह पे एक और आपके लिए नोट है, इसी जगह पे एक नोट और क्या है जरा समझना, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड डज नॉट यूज्ड। हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड को यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? यदि आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड को यूज कर रहे हो तो जरा देखो, यदि आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड को मेरे दोस्त यूज करना चाहते हो कि यार हम किसी टर्सरी एल्काइल हैलाइड को यूज कर लें, ठीक है, तो जरा देखना क्या हो जाता है। जैसे ये देखो, किसी बच्चे ने ये यूज कर लिया कि सर यार हम तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, ऐसे। तो जब आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड मेरे प्यारे बच्चों यूज करते हो तो क्या हो जाता है, एल्कीन बन जाता है, एलिमिनेशन का भी प्रोडक्ट आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है तो ये यार न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेस भी तो है भाई, इसके पास दो कैरेक्टर है ना। तो जब यहां पर बल्कनेस बढ़ने लगेगी ऐसे, तो यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, वो इस जगह का हाइड्रोजन लेके एल्कीन बना देगा।
इसलिए हम प्रिफर नहीं करते हैं कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज किया जाए अमोनोलिसिस में। हम अमोनोलिसिस में प्रिफर करते हैं क्या यूज किया जाए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ध्यान रखिएगा हमारा प्रेफरेंस क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड गिव्स large amount of amine। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को यूज करने की कोशिश करते हैं, हम इनको यूज करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन ये है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होता है वो एल्कीन बनाएगा, मगर यदि टर्सरी एल्काइल हैलाइड की जगह कोई और लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, दिक्कत आएगी। सॉरी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड एल्कीन बनाएगा और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या बनाएगा, एमीन बनाएगा। तो कोशिश ये की जाए कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया जाए, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझे, अमोनोलिसिस। एल्कीन का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमोनोलिसिस, जिसको हॉफमैन मेथड कहते हैं। इसमें एल्काइल हैलाइड पे अमोनिया डालते हैं तो प्राइमरी एमीन बन जाता है, मगर यहां पे दो केस आते हैं, यदि अमोनिया एक्सेस है तो प्राइमरी एमीन का डोमिनेशन है, और यदि एल्काइल हैलाइड एक्सेस है तो मिक्सचर ऑफ एमीन फॉर्म होता है, मिक्सचर ऑफ एमीन फॉर्म होता है। इसी जगह पे एक नेक्स्ट मेथड, जरा इसको देखो, अल्कोहल। अल्कोहल से भी हम लोग एमीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 या AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जरा देखो क्या होगा। देखो यदि हम Al2O3 ZnCl2 ऐसा कुछ नहीं लेते हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। पहली बात तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरी बात ये है कि ये वीक लीविंग ग्रुप है, मतलब पुअर लीविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आप किसी तरह का Al2O3 ZnCl2 ऐसा कुछ लो। ऐसा कुछ लेने से क्या होता है, ऐसा लेने से ये होता है कि ये इसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब तक अल्कोहल गुड लीविंग ग्रुप में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। तो ये इस तरह का गुड लीविंग ग्रुप बना देता है। ये देखिए ऐसे, इस तरह से, ऐसे। अब अमोनिया इस पर बैक से अटैक मार के इसको बाहर कर देता है, और क्या आ जाता है, प्राइमरी एमीन एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। ये देखो ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, यदि अल्कोहल से आप अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हो तो अल्कोहल से अमोनिया तभी रिएक्शन करेगा जब यहां पे हाई टेम्परेचर पे कोई, सॉरी बच्चों, कोई लुईस एसिड लिया जाए। क्यों, क्योंकि वो अडक्ट बनाता है। अडक्ट बनाने से क्या होता है, जो OH पुअर लीविंग ग्रुप है वो गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और तब आराम से अमोनिया बैक से अटैक कर सकता है। नहीं तो अमोनिया OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि OH पुअरेस्ट लीविंग ग्रुपों में से एक है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए पुअर लीविंग ग्रुप होगा। तो पुअर लीविंग ग्रुप होगा तो निकलेगा नहीं। वो एक ही सूरत में निकल सकता है जब उसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए, और गुड लीविंग ग्रुप में हम कन्वर्ट तभी कर पाते हैं जब हम क्या डालते हैं, कोई एक ऐसा रेजेंट डालते हैं जो अल्कोहल के साथ किसी तरह का अडक्ट बनाए। आपने देखा होगा PCl5 है ना, PBr5, ये सब क्यों पढ़ रहे थे, SOCl2, ये पहले अडक्ट बनाते थे फिर रिप्लेस होता था। वही काम यहां पर भी हुआ है, ठीक है। अब जरा देखो यार, सॉरी ये तो बता चुका हूं, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं इसकी, उस पर जरा फोकस करें। वो क्या होता है, जरा देखो, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसका रीजन है कि मेथड भी अच्छा है, ऊपर से ये NCERT में दिया भी है। तो जरा देखो इसको कैसे करते हैं, इस बात पे हम लोग फोकस करते हैं कि ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस किस तरह से की जाती है और इसमें हम किस तरह से प्राइमरी एमीन को बनाते हैं। तो जरा गौर समझो, होता क्या है,
ये देखो बेंजीन है, इस पर दो ये और ये, इसको बोला जाता है थैलामाइड। ये देखो, इसको बोला जाता है ये। अब जब हम इसकी रिएक्शन, गौर से देखिए, इसकी रिएक्शन हम कराते किससे? जब हम इसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं, ऐसे, जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और साथ में एल्काइल हैलाइड भी ले लेते हैं ऐसे, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक एक स्टेप में इस बात को लिखो। ये देखो, अब जरा देखो, जब इसकी रिएक्शन बेस से कराओगे फिर क्या करोगे? फिर इसकी हम एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके कहीं हमारे पास प्राइमरी अमीन हाथ आता है। तो इस चीज को मैं देखो कैसे कैसे होता है ये मैं बताता हूं, जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना सीखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जरा देखो कैसे बनाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? कोई प्यारा बच्चा बता सकता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड, पीएस साइलेंट होता है, थैलिक एसिड इसको बोलते हैं। अब यदि हम इसमें अमोनिया की रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों करा दें, तो क्या बता सकते हो यार क्या होने वाला है? ऐसा मत करना यार, अमोनिया बेस है ना, वो एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा अमोनियम आयन का। ये देखो, इस तरह का सॉल्ट जनरेट हो जाता है। ऐसे क्यों? अरे यार ये प्रोटॉन इसको देगा तो ये अमोनियम आयन हो गया, अब ये माइनस ये प्लस, और प्लस माइनस जो है अलग अलग लिखे नहीं जाते, तो चिपका दिया तो ये बन गया। अब जब इसको थोड़ा सा हीट कर दोगे, ये देखो, जैसे ही इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये देखो, किसमें कन्वर्ट हो गया? थैलामाइड में। ऐसे कन्वर्ट कैसे होता है? तो यार दोस्तों आपको क्या करना है? वाटर निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया का निकाल दो, एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल दो। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया और एक मॉलिक्यूल वाटर निकालोगे तो कुछ हमारे पास ऐसा आ रहा होगा। दो मॉलिक्यूल वाटर के निकालो, एक नहीं दो। ये देखो टोटल कितने हाइड्रोजन है? 8, 8 में से 7 निकल गए, एक बचा। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, 2 में से एक निकल गया, एक बचा। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, 4 में से 2 निकल गए, 2 बचे। तो एक अमोनिया 2 वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज कर देते तो ये बनता है। इसकी रिएक्शन करानी है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है? जरा देखो, बेस से, ऐसे। अब बताओ, ये बेस है, ठीक, ये क्या है? ये हाइड्रोजन कैसा है? ये हाइड्रोजन मेरे दोस्त एसिडिक हाइड्रोजन है। किसी ने कहा कैसे? देखो यार, यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल। यदि इस लोन पेयर को आप चेक करो, यहां पर जो लोन पेयर बना है, यदि हाइड्रोजन निकाल दोगे तो माइनस लोन पेयर सिंगल डबल, इतना बड़ा रेजोनेंस है। तो प्राइमरी अमीन का जो हाइड्रोजन होता है वो इतना एसिडिक नहीं होता है, इतना एक्टिव नहीं होता है, मगर ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। जैसे ही बेस डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होके क्या बनेगा? ये देखो, ऐसे के लिखना चाहो तो लिख लो। अब जरा बताओ बच्चों, ये जो बना है ये क्या है? अरे यार, या तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा भाई, ये कैसे बिहेव कर सकता है? या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या बेस की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब हम डाल देते हैं क्या? एल्काइल हैलाइड। ऐसे जब आप एल्काइल हैलाइड डाल दोगे तो अब आप समझ गए होगे क्या खेल होने वाला है। जैसे ही आप एल्काइल हैलाइड डालोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से। ये क्या करेगा? बैक से अटैक मार देगा, ये बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
तो जब प्यारे बच्चों आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो जरा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, और बॉन्ड ब्रेक होने पर बनेगा क्या, देखो OH H, ठीक है ना, H OH, तो क्या हो गया, बन गया CH3NH2, साथ में क्या बन गया, थैलिक एसिड, फिर से थैलिक एसिड आ गया, इसको हम क्या करते हैं, रीयूज्ड कर लेते हैं। ये देखो, तो गौर से मेरी बातों को प्यारे बच्चों जरा समझो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ग्रेवियल थैलामाइड क्या होता है, एक सिंथेसिस है जिससे हम प्राइमरी अमीन फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं थैलामाइड जिससे रिएक्शन करानी है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से रिएक्शन को उठा सकते हो कि थैलामाइड में बेस डाला तो वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देता है। वो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इस पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये आ गया एन मिथाइल थैलामाइड, एन मिथाइल थैलामाइड की हाइड्रोलिसिस की तो ये आ गया। मगर कभी कभी क्वेश्चन को पीछे से चालू करते हैं यहां से। तो पहले थैलामाइड बनाने का मेथड मैंने बताया कि यार क्या है, थैलिक एसिड में अमोनिया मारोगे तो अमोनियम सॉल्ट आ जाएगा, अमोनियम सॉल्ट को जैसे ही हीट करोगे तो वाटर निकाल देता है, अमोनिया निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, थैलामाइड। थैलामाइड का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। देखो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल चल रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से ये काफी एसिडिक होता है। जैसे ही बेस मारोगे एसिड बेस रिएक्शन करके एन पे निगेटिव ला देगा, और एन पे निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, या तो वो बेस की तरह काम करेगा या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आपने सामने क्या डाला है, CH3Br, जब CH3Br डालोगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बैक से अटैक मारा, ये आ गया, हाइड्रोलिसिस कर दोगे ये आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस जगह पे जरा एक गौर से मेरी बात सुनो कि होना क्या है। पहला पॉइंट, जो अब हमारे काम के पॉइंट है उन पर फोकस करिए जरा। फर्स्ट नंबर पॉइंट, नोट नंबर फर्स्ट, ये प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है, सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हो, प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है बस, और कोई नहीं। इसमें सिर्फ क्या होगा, प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा, लिख देता हूं, ठीक है, ओनली प्राइमरी अमीन फॉर्म, ओनली प्राइमरी एमीन फॉर्म एज ए प्रोडक्ट। पहला पॉइंट है, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है। क्यों, क्योंकि यार जो ये मेथड आपने देखा है, ये देखो यहां पर H और H, दो H मिलेंगे ना, और दो H मिल गए तो ये NH2 हो जाएगा। NH2 तो प्राइमरी अमीन होता है ना, एक H इससे मिला, एक H इससे मिला, तो N को जब दो H मिलेंगे तो वो प्राइमरी अमीन हो जाएगा, इसलिए ये सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकता है। नोट नंबर 2, ध्यान देते रहिएगा कि क्या क्या नोट लिख रहा हूं, ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, सॉरी नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 2 देखो जरा, आपने क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड, ये देखो। अब यदि इस एल्काइल हैलाइड की जगह एरोमेटिक हैलाइड ले लें तो क्या ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर पाओगे, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड लेने में बेंजीन के साथ क्या है, रेजोनेंस आएगा। इसका मतलब जो एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो वो एलिफेटिक होना चाहिए, डबल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का हैलाइड नहीं होना चाहिए, है ना, डज नॉट रिएक्ट विद तो ये देखो जरा, इसका मतलब ऐसा कोई हैलाइड नहीं ले सकते हो जिसका क्या हो, ऐसे कार्बन के साथ बॉन्ड हो जो डबल बॉन्डेड कार्बन हो। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हैलाइड नहीं लोगे। यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हैलाइड लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो बॉन्ड आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पार्शली डबल बॉन्ड होगा। ये देखो, तो हम कौन से हैलाइड नहीं यूज कर सकते इस रिएक्शन में, ये यूज नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा क्या क्या विनाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो, क्या क्लोरोबेंजीन यूज कर सकते हो, ये देखो, तो इनमें से कोई नहीं यूज किया जा सकता है।
क्यों? यदि आप ये यूज करोगे तो ये रिप्लेस कैसे होंगे, सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? क्यों? क्योंकि ये पार्सली डबल बॉन्ड है। ये कैसे है? पार्सली डबल बॉन्ड है। और पार्सली डबल बॉन्ड ब्रेक कैसे होंगे? पार्सली डबल बॉन्ड है। और मेरे दोस्तों पार्सली डबल बॉन्ड हम ब्रेक कैसे करेंगे? तो नोट नंबर 1, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनाने का प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है। और नोट नंबर 2 कि जो भी अल्काइल हैलाइड लोगे कोशिश करना कि इस तरह का अल्काइल हैलाइड ना हो। और साथ साथ में नोट नंबर 3, टर्सरी, देखो टर्सरी अल्काइल हैलाइड does not form amine। टर्सरी अल्काइल हैलाइड भी यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो भी एमीन नहीं बनाएगा। वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है फॉर्म एल्कीन। वो इलिमिनेशन कर देता है। भाई आपने जो ये लिया है ये एक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। देखो थोड़ी देर पहले ये बात लिखी है, ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है। इतना बड़ा होने की वजह से ये प्राइमरी सेकेंडरी में तो अटैक कर जाता है, मगर जब टर्सरी की बात आती है तो यार ये खुद बल्कि है और टर्सरी भी बल्कि है, तो वो क्या करता है? इसमें इलिमिनेशन कर देता है सब्स्टिट्यूशन की जगह। ये देखो तो ये बेस की तरह वहां पे काम कर जाता है। और बेस की तरह क्यों कर जाता है? क्योंकि दोनों बल्कि हैं। अब जब दोनों बल्कि हैं तो उस जगह पे अटैक करना बहुत टफ हो जाता है। तो बगल से हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लेता है, और बगल से हाइड्रोजन को पकड़ के जैसे ही खींचेगा वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो पहली पॉइंट क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? पहला पॉइंट कि हम क्या करेंगे? सिर्फ प्राइमरी अमीन बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे जिसका हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसका हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे जिसका हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। और तीसरी बात, टर्सरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वो क्या करता है? वो एल्कीन बना देता है मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या बना देता है? एल्कीन बना देता है, इस तरह से। इसलिए हम ऐसा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझे इस पे, ग्रेवियल थैलामाइड पे। अब जरा देखो यार, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, जरा इसको करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है और कैसे आ सकता है। देखो ये हमने पहले इसमें रिएक्शन कराई है अमोनिया से, तो ए बना है। ए को थर्मली हीट कर दिया है तो बी बना है। ठीक है, बी में हमने KOH डाल दिया है तो सी बना है। देखिएगा, ठीक, सी में मैंने दो काम किए, एक इधर एक इधर। सी में मैंने ये डाल दिया तो डी बना है, और सी में मैंने ये डाल दिया है तो ई बना है। अब इन सबको पहचानना है कि ये क्या है और रिएक्शन कैसे हुई है और क्या फॉर्म हुआ है। तो क्या आप बता सकते हो क्या हुआ होगा? तो जरा गौर से इस बात को समझो कि क्या हुआ होगा, कैसे रिएक्शन हुई होगी। तो जरा बताओ, आपने सबसे पहले क्या लिया है? थैलिक एसिड लिया है। जब प्यारे बच्चों आपने थैलिक एसिड लिया है तो उसमें क्या डाला है? अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है? बेस। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ऐसे। तो हमारा क्या फॉर्म हुआ? अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ। इसको हमने कहा ए।
अमोनियम सॉल्ट को जैसे ही तुम थर्मली हीट करोगे तो क्या करेगा, जैसे ही तुम थर्मली हीट करोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किसको, एस्टामाइड में। क्यों, अमोनियम सॉल्ट को थर्मली हीट करने पर क्या होता है, एक अमोनिया और 2 वाटर निकल जाते हैं, और एक अमोनिया 2 वाटर निकालोगे तो NH ही तो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस पर आपने क्या डाल दिया, बेस, इसको कह रहे हो B। और यदि बेस डाल दोगे तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। एसिड बेस रिएक्शन होने से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, ऐसे। ये क्या आ गया, C। अब आप सभी बच्चों को पता है कि यदि C में हम क्या मार रहे हैं, CH3, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और टर्सरी तो एलिमिनेशन। आपका ये C आया है, गौर से ध्यान दीजिए कि C क्या आया है, C हमारा ये आया है, ये, ठीक है, क्या सॉल्ट आया है। अब यदि इसमें कोई बच्चा CH3Br मारता है तो यार ये दोनों करेक्टर रखता है ना, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी है, बेस भी करेक्टर है। 3 डिग्री पर बेस का डोमिनेशन है, बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक का डोमिनेशन है। तो जैसे ही तुमने बैक से अटैक मारा तो इसने क्या किया, इस तरह का कंपाउंड बना लिया। ये आ गया हमारा कौन, ये देखो बच्चों, ये आ गया हमारा डी, क्योंकि मैंने हाइड्रोलिसिस नहीं कराई है कि पता चला बस जोश में प्राइमरी अमीन बना दो। क्यों, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो एमीन वाली रिएक्शन है तो बस प्राइमरी अमीन बनना है। पानी कहां डाला है, और जब पानी नहीं डाला है तो यार आप कैसे बना दोगे, सॉरी देखो इसमें पानी कहां डाला है, तो जब पानी नहीं डाला है तो आप इतना बना के छोड़ दोगे, ये हमारा होगा डी, ऐसे। और जब आप क्या ले रहे हो, टर्सरी ले रहे हो ऐसे, तो आपको पता है ये बेस की तरह काम करता है और ये क्या करता है, प्रोटॉन पकड़ के खींच लेता है। प्रोटॉन लेगा तो ऐसा हो जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्कीन में, इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा ई, ये। तो जरा गौर से हमें ध्यान रखना कब कब क्या क्या करना है। ये ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस है, इसमें क्या नहीं मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन इस मेथड से नहीं बना सकते हो, सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हो। दूसरी बात आई और क्या, कि आपको जो एल्काइल हैलाइड यूज करना है वो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए और ना टर्सरी होना चाहिए। टर्सरी हुआ तो एलिमिनेशन हो जाएगा और डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो, कैसे कर रहा हूं इस बात को समझ पा रहे हो बच्चों, ठीक है ना। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। देखो यार बच्चों, इतनी बातें बताई, अब एक और नेम रिएक्शन बताना जा रहा हूं। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी, जो अब बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत नहीं। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या होता है, कैसे होती है, इसको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, इसकी नेम, रिएक्शन। देखो ये एमाइड ग्रुप होता है, ये देखो इसको क्या कहते हैं, एमाइड, इस तरह से। अब बच्चों क्या किया, एमाइड की रिएक्शन आप करा दो 4 मोल ऑफ KOH प्लस Br2 से, तो हमें मिलता है प्राइमरी अमीन, इस तरह से मिलता है K2CO3 इस तरह से, और मिलता है हमें क्या, KBr 2 मोल ऑफ KBr इस तरह से, एंड वाटर।
ये बैलेंस है। अब एक एक करके हम पॉइंटों को समझते हैं कि किसको किसको क्या क्या क्यों क्यों कहा गया है। पहला पॉइंट समझो, पहला पॉइंट तो ये समझो कि इसको डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं। ये देखो, तो जरा इस बात को समझो कि ऐसा क्यों कहते हैं। जरा बताना, यहां पर कितने कार्बन है? आर में जितने कार्बन होंगे उससे एक ज्यादा है, और यहां पर सिर्फ आर है, एक कार्बन कम हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस एक कार्बन डिक्रीज करता है ना। ड्यूरिंग रिएक्शन वन कार्बन एटम डिक्रीज, मतलब ये कार्बन को कम करने की रिएक्शन है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी, टोटल मोल ऑफ बेस या केवेज रिक्वायर्ड, कितने मोल ऑफ केवेज की रिक्वायरमेंट है? 4 मोल। ये बैलेंस रिएक्शन लिखी है। नेम रिएक्शन के कॉफिशिएंट जरूर पता होने चाहिए। ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, नेम रिएक्शन के कॉफिशिएंट जरूर पता होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। 4 मोल आप बेस लगेंगे, 1 मोल Br लगेगा, तब ये बनेगा जाके ऐसा। ये देखो, अच्छे से ध्यान दे लो, इस तरह से आ रहा है, ठीक है कि नहीं। 4 मोल आपने बेस लिए हैं, 1 मोल Br2 लिया है, 1 मोल ये लिया है, ऐसा। तो पहले तो अभी इसकी बेसिक बातें बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे, इसकी मैकेनिज्म की। तो जरा देखो यार, इसकी मैकेनिज्म के रिएक्शन बताते हैं कि ये होगी कैसे। मैकेनिज्म समझो, देखो ये हमारे पास क्या है, एमाइड है ऐसे, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों एमाइड में रेजोनेंस है? तो आप कहोगे सर बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, क्यों? लोन पेयर इधर आएंगे और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो, ये देखिए ऐसे। अब जरा इस चीज को आप अच्छे से देखो, यदि ऐसा हो रहा है तो ये हाइड्रोजन जो है हमारा एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है। ये देखो, ये हाइड्रोजन इतना एक्टिव हो जाएगा कि बेस से रिएक्शन आराम से कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात इसके पास क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने की वजह से यदि ये प्रोटॉन निकल जाए तो ये देखो कितना स्टेबलाइज हो जाएगा। ये देखो, यदि प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो ये ऐसे है, ये देखो। अब प्रोटॉन निकालने के बाद ये ऐसे बनेगा और इसका रेजोनेंस करोगे तो ये ऐसे बनेगा। अब जरा बताओ, ये तो स्टेबलाइज हो रहा है ना, ये देखो ऐसे। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ये हाइड्रोजन एक्टिव हो जाता है, मतलब बेस से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस है मेरे दोस्त। इसमें क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये हाइड्रोजन एक्टिव होता है, और ये हाइड्रोजन एक्टिव है तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले रिएक्शन करता है बेस से। गौर से देखते जाइए, ये रिएक्शन करता है बेस से। ये KOH है, KOH का OH दिखा दिया है। अब बेस से रिएक्शन करेगा एसिड बेस, तो ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, और हमारा निकल क्या गया, वाटर, ऐसे एसिड बेस रिएक्शन। अब ये जो आया है इसके पास 2 कैरेक्टर हो गए कि यार ये एक न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। ये Br2 पे अटैक मारता है इस तरह से, ये देखो। Br2 पे क्यों अटैक मार पा रहा है, क्योंकि Br2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास लिविंग वैकेंट ऑर्बिटल है। Br2 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल किसकी वजह से है, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, वैकेंट d ऑर्बिटल। इसके पास नंबर ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। बैक से अटैक मारेगा, एक Br निकल गया और बन जाएगा ये।
देखो ये इंटरमीडिएट कौन कौन है इसमें पूछा जाता है, तो जरा इसके इंटरमीडिएट देखते जाइए कौन कौन है। एक इंटरमीडिएट ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट को हम लिखते जा रहे हैं। और एक इंटरमीडिएट ये है, इंटरमीडिएट नंबर 2, ऐसे। यहां तक बात आ गई। अब मेरे दोस्त बताना, ये हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव था या अब ये वाला, ये और ज्यादा एसिडिक हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जब माइनस आएगा ऐसे, देखो अब यदि आप प्रोटोनेशन कर देते हो, प्रोटॉन निकाल देते हो, तो ये आएगा और ये तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? इसका माइनस आई इफेक्ट भी तो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये हाइड्रोजन तो और एसिडिक है, और ये हाइड्रोजन और एसिडिक है, तो और तेजी से प्रोटोनेशन होगा। तो अब क्या है, अब तो मेरे दोस्त और तेजी से बेस KOH यहां पे क्या निकालेगा, आस। ये देखिए ऐसे, इस तरह से ये क्या कर लेगा, निकाल लेगा H। क्यों H निकाल देगा? इसलिए H निकाल देगा क्योंकि ये हाइड्रोजन और एसिडिक हो गया है, मोर एसिडिक देन फर्स्ट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मोर एसिडिक देन फर्स्ट हाइड्रोजन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Br। रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, मगर आई इफेक्ट Br का लग रहा है तो और ज्यादा एसिडिक हो गया, तो और तेजी से निकल आया, ये बन गया। अब ये देखो क्या होता है, इसको जरा समझिए, इसको देखिए। अब ये क्या होता है, ये Br ऐसे निकल जाता है। जब ये Br ऐसे निकल जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ये इसको बोलते हैं नाइट्रीन। और ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाईली अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको बताने के लिए किया है, नहीं तो डायरेक्ट यहां से ये आता है, ये हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तुरंत रीअरेंजमेंट होता है। कैसा रीअरेंजमेंट होता है, जरा गौर समझिएगा। ये जो R है ये यहां पे जाता है ऐसे, और ये डबल बॉन्ड ऐसे आते हैं, तो ये बन जाता है इस तरह का नाइट्रीन। कैसा, गौर से देखिएगा, ये ऐसा। इसको रफ कर दूं, रफ इसलिए कर रहा हूं एक ही कलर से आपको दिखे जैसे। गौर समझिए, जब आप ऐसा कर देते हो तो ये ऐसे बन जाता है, देखिए ऐसे। क्या हुआ है, गौर से समझना, कार्बन CH3 इधर गया और ये इधर आया, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो रियलिटी में तो ये काम एक साथ होता है, ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, ये यहां जाता है। रियलिटी में ये ऐसे होता है, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, एक साथ। मतलब यहां से गिरेगा सीधा यहां आएगा, इसको कहते हैं आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये जो होता है ये थर्ड नंबर का इंटरमीडिएट होता है। इसके इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये सिर्फ बात को समझाने के लिए है कि आप समझ पाओ कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। यहां से डायरेक्ट ये स्टेप आएगा, क्या, Br निकलता है, ठीक है, नाइट्रीन हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये बॉन्ड यहां आते हैं और ये शिफ्ट होके यहां आता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, और इस रीअरेंजमेंट से ये आता है, ये आ जाता है। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेस की प्रेजेंस में। 2 मोल KOH यहां खर्च होते हैं हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हुए, H इसको मिल जाते हैं, तो ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो गया ऐसे, और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होके ये बना देता है ऐसे। ये देखो, तो क्या क्या हुआ है, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। ये हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। हाफमैन डिग्रेडेशन किसकी रिएक्शन है, एमाइड की रिएक्शन है।
एमाइड जो होता है इस तरह से रिएक्शन को करता है, RCONH2 प्लस 4KOH प्लस Br2 RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस वाटर। बैलेंस रिएक्शन है तो इसमें पूछा जाता है कितने मोल बेस यूज होते हैं, तो 4 मोल बेस यूज होते हैं। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हमको याद रखनी चाहिए? नहीं। क्या रिएक्शन की मैकेनिज्म हमको याद रखनी चाहिए? नहीं। कहीं कार्बोकैटायन नहीं बनना है, मगर नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इसके इंटरमीडिएट, कौन कौन इसका इंटरमीडिएट होता है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। बाकी ड्यूरिंग द प्रोसेस है, वो समझाने के लिए बीच में बनाए गए, जैसे ये फिगर समझाने के लिए बनाया गया डायरेक्ट ये फिगर। और ये तो प्रोडक्ट है। कितने मोल बेस लगते हैं? एक यहां पे लगा, एक यहां पे लगा, 2 मोल यहां पे लगते हैं और ये आता है। ठीक है, इतनी बात हुई। इंटरमीडिएट कौन सा है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, और कोई इंटरमीडिएट नहीं है। फिर बात आती है कितने मोल बेस लग रहा है? 4। एक यहां पे खर्च हुआ है, एक यहां पे खर्च हुआ है, 2 यहां पे खर्च हुए हैं, इसलिए मैंने सब लिख दिए कि कहां कहां कितने कितने खर्च हुए। ठीक है, इसके बाद जरा बात को समझो। ये जो हमारा आया है इसमें और क्या क्या बातें हैं जरा बताओ। आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्राइमरी अमीन ही बनेगा ना, इसका मतलब इस मेथड से भी आप प्राइमरी अमीन बना सकते हो। ओनली प्राइमरी अमीन फॉर्म। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हो। दूसरा पॉइंट जरा समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है? डज नॉट यूज्ड ग्रेटर देन 6 कार्बन एमाइड। 6 कार्बन से ज्यादा का एमाइड नहीं होना चाहिए। ये जो आप एमाइड यूज कर रहे हो ना, ये वाला एमाइड, इसकी क्षमता है कि ये जो एमाइड है, मतलब ये जो आर है अल्काइल ग्रुप, एक मिनट सी हटा दे यार किसी तरह से, ये देखो, ये जो आर है इसके पास 6 से ज्यादा कार्बन, मतलब 5 से ज्यादा कार्बन नहीं होने चाहिए, हमेशा कम होने चाहिए। हमेशा कितने कार्बन होने चाहिए? 5 से कम कार्बन होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, बस। 6 से ज्यादा कार्बन का हैलाइड हो गया, एक कार्बन तो ये है ना, और 5 यहां हुए। यदि 6 से ज्यादा कार्बन का एमाइड हो जाता है तो फिर एमीन नहीं फॉर्म हो पाता है, फिर बच्चों फॉर्म होता है क्या? CN। देन फॉर्म RCN, साइनाइड फॉर्म होता है फिर। तो हमें जो यूज करना है वो 6 से ज्यादा कार्बन का एमाइड यूज नहीं करना है, हमें 6 से कम कार्बन का एमाइड यूज करना है। इस बात को ध्यान रखना। मतलब जो एल्काइल ग्रुप हो उसके पास, ठीक है, या तो 6 के, एक मिनट साइन गलत लग गया है ना, या तो, अरे यार अब साइन गलत लगा है, ये देखो, या तो 6 से कम हाई होने चाहिए या 6 के बराबर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 6 नहीं 5, उसको मिला के 6 होता है। ये देखो, यदि उससे ज्यादा का हुआ तो CN बन जाता है। तो एक पॉइंट ये है। तो पहला पॉइंट सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगा। दूसरा पॉइंट R की वैल्यू जो है C5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें 5 कार्बन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर का नोट जरा समझो। नेक्स्ट नंबर का नोट क्या है? यदि मान लो यही रिएक्शन किसी ने एरोमेटिक में कर दी, तो ये देखिए इस तरह से किसी ने कहा यार हम एरोमेटिक में कर रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? तो भी प्राइमरी अमीन बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये देखो, तब भी प्राइमरी अमीन बनेगा, मगर ध्यान क्या रखना है? मगर ध्यान ये रखना है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिर कह सकते हो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कराते हैं। मतलब क्या है, मतलब मेरे दोस्त ऐसा है कि यदि मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा एमाइड, गौर समझिएगा, इनमें से कौन सा एमाइड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बताओगे? यदि मैं पूछता हूं इनमें से कौन सा एमाइड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देखो ये देखो, मैं कह रहा हूं अरेंज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हॉफमैन डिग्रेडेशन इन गिवन फॉलोइंग एमाइड। ये सारे के सारे एमाइड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? तो यदि कहीं पूछा जाता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो जरा देखो ये क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब ए सी बी। भाई जो इंक्रीज और डिक्रीज है किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में है, बेंजामाइड के रिस्पेक्ट में। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बेंजामाइड के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बेंजामाइड के रिस्पेक्ट में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा है, जितनी है उतनी है, उससे ज्यादा इंक्रीज ये कर रहा है, इससे डिक्रीज ये कर रहा है। तो ऑर्डर क्या आएगा ये? तो कभी कभी हो सकता है ऐसा ऑर्डर भी पूछा जाए, कभी कभी हो सकता है ऐसा ऑर्डर भी पूछा जाए, तो इसलिए ध्यान रखना जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे ये देखो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है, वो एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की एक्टिविटी उससे बढ़ जाती है, और जो कम करते हैं उससे डिक्रीज हो जाती है। तो जरा देखिए हम लोगों ने क्या क्या बातें की। हम लोगों ने बातें की कि हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एमाइड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, और Br2 रेजेंट नेम रिएक्शन है इसलिए इसका स्टेटमेंट बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना, कि एमाइड के रिएक्शन Br2 के साथ एल्कलाइन मीडियम में यदि हम लोग कराएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अमीन बनेगा। डिग्रेडेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कार्बन कम पड़ जाता है, ये देखो एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए डिग्रेडेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और बातें बताता हूं। ठीक है, जरा एक और नोट समझो, इसका इंपॉर्टेंट है ये नोट। क्या है, और देखो यूज ऐसे किया जाता है, ठीक है, ऐसे, मगर कभी कभी क्या है बच्चों को फंसाने के लिए वो ऐसे लिख देते हैं KOBr। तो बात एक ही है, बच्चों को फंसाने के लिए कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं एक्वस। तो बात एक ही है, ये सब एक ही चीज बनाते हैं KOH प्लस Br2, KOH प्लस Br2। हमें वही चाहिए, हमें वही चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन समझ रहे हो। अब रिएक्शन देंगे कैसे, तो रिएक्शन मेरे दोस्त कैसे भी दी जा सकती है, इस बात को हम लोगों को पकड़ना है कि वो कैसे देते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, ये देखो, अब उन्होंने ऐसे लिख के दे दिया कि यार ऐसा करो Br2 और KOH डाला है, A बन गया है। ये देखो Br2 और KOH डाल के उन्होंने A बना दिया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से A बना दिया है। अब वो पूछ रहे हैं बताओ यार क्या होगा, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और चाहो तो इसी बात को आगे बढ़ा लो थोड़ा सा और, इसमें डाल दिया है फिर क्या, एसिड, इस तरह से एस्टिक एसिड, ओ इस तरह से एस्टिक एसिड डाल दिया। अब बताओ क्या होना चाहिए। आपको पता है ये हाफमैन ब्रोमाइड का रेजेंट है, Br2/KOH ये हाफमैन ब्रोमाइड का रेजेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एमीन में चेंज हो जाएगा, मतलब बस CO ग्रुप गायब हो जाएगा। ये देखो आ गया, और ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या है, एसिड।
तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा ऐसे, ये देखो। और कैटायन और एनायन अलग अलग दिखाते नहीं है, हम इनको दिखाते हैं जोड़ के। हम लोग इनको अलग अलग दिखाना पसंद नहीं करते, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है। और जब ऐसे लिखा जाता है तो लगता है बहुत बड़ा कोई काम किया है। ये देखो इस तरह से लिख दिया जाता है, ये देखो मिलाकर ऐसे। तो जरा गौर से देखिए क्या है और कैसे चल रहा है। इसमें से ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ये अपने काम का है और भी जगहों के लिए। ये वाला स्टेप आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट कैसे काम का है अभी बताता हूं। इस बात को समझ पाए क्या है हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है। हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एमाइड की रिएक्शन Br2 किससे कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। एमाइड की रिएक्शन Br2 से जब इन प्रेजेंस ऑफ बेस कराओगे तो बस CO गायब होके NH2 आ जाएगा। मतलब इतनी चीज बस गायब कर दो, देखो इतनी चीज को बस रिमूव कर दो बस। आपको बस रेजेंट ध्यान रखना है कि रेजेंट कौन है। आपको क्या करना है, रेजेंट ध्यान रखना है कि रेजेंट कौन होता है। बस वही आ गया K2CO3 2Br, ये आ गया। Br कितने यूज होते हैं, 4। डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन कम हो रहे होते हैं। इंटरमीडिएट कौन कौन है ये याद रखोगे, ठीक है। और बाद में ये इससे सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। जो कार्बन लेने हैं 5 से ज्यादा ना हो। यदि एरोमेटिक अमीन की बात चल रही है तो ये एरोमेटिक अमीन बनाएगा, मगर एक्टिवेटिंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि इनको इस तरह से लिखा जा सकता है जैसे आप परेशान ना हो, ध्यान रखें कब कब कहां फंस सकते हैं। अब जरा देखो कुछ और नेम रिएक्शन। ये जो नेम रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं ये सिलेबस में है मगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से सिर्फ कार्टियस सिलेबस में है, जरा गौर समझिएगा। एक होता है कार्टियस रीअरेंजमेंट, ऐसे, ठीक है। एक क्या होता है कार्टियस रीअरेंजमेंट। कार्टियस रीअरेंजमेंट क्या होता है इसको बताते हैं। देखो आपके पास होता है ये CONH3, यदि हम इसको थर्मली हीट करते हैं तो ये बना देता है नाइट्रीन, नाइट्रोजन को निकाल देता है। नाइट्रोजन आप जानते हो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। इससे अच्छा लिविंग ग्रुप कोई होता ही नहीं है क्योंकि ये इनर्ट होता है। अब ये बन जाता है, जैसे ही नाइट्रीन बनेगा तो मैंने आपको बताया था नाइट्रीन अनस्टेबल होता है, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसमें। ये देखो नाइट्रीन जो होता है तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन आ जाता है इस तरह से। ये देखो इसी को कहा जाता है कार्टियस रीअरेंजमेंट। अब ये वाला जो चीज है इसको बनाने के दो तरीके हैं, गौर समझिएगा। इसको बनाने के दो तरीके हैं, कैसे। यदि आपके पास ये रिएक्शन के लिए बोला जाए, गौर से देखिएगा तो क्या करोगे। ये देखो वैसे ये बात हम एसिड डेरिवेटिव में पढ़ाते हैं, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव में, मगर मैं यहीं पे बता दे रहा हूं क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलेगा। देखो ये होता है हाइड्राजोइक एसिड N3H। देखना प्यारे बच्चों, N3H जो होता है वो हाइड्राजोइक एसिड होता है हमारा। अच्छा ये दब गया था क्या, देखिए N3H जो होता है वो हाइड्राजोइक एसिड होता है। क्या नाम होता है, हाइड्राजोइक एसिड। कौन, N3H। अब यदि N3H से प्रोटॉन निकाल दो आप, यदि इससे प्रोटॉन निकाल दो तो ये बनता है N3 निगेटिव। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, एजाइड आयन। इसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, एजाइड आयन। एजाइड आयन का सॉल्ट है ये, मतलब ये N3H का सॉल्ट है। अब ये कुछ नहीं करता है, बस इसको न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर देता है। ये न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर देता है ऐसे, तो ये बन जाता है इस तरह से।
तो कभी कभी क्या है, वो रिएक्शन को पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। अब जब रिएक्शन को पीछे से स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि मैं तो एमीन पढ़ा रहा हूं और ये अगले वाले चैप्टर में आने वाली रिएक्शन है, ये एसिड डेरिवेटिव में आएंगी, ये सब एसिड के डेरिवेटिव हैं। OH हटा के Cl लग जाए, एनहाइड्राइड लग जाए, OR लग जाए, तो वो एसिड डेरिवेटिव पढ़ाए जाते हैं। मगर मैं यहां थोड़ा सा आइडिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसे आपको पता रहे, एजाइड आयन जैसे ही इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन को निकाल देता है, ये बना देता है नाइट्रीन, मगर नाइट्रीन अनस्टेबल होता है, साइनो आ जाता है और इसकी हाइड्रोलिसिस करके ये, और ये कैसे हाइड्रोलाइज है ये मैंने अभी पीछे बताया है। इसको कहते हैं कार्टियस रीअरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं? कार्टियस रीअरेंजमेंट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसी जगह पे एक और नेम रिएक्शन है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, स्मिथ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो एमीन बनता है, ऐसे, ठीक है, नाइट्रोजन निकलता है इस तरह से, ये देखो। और इसमें भी देखो क्या हो रहा है, ये प्राइमरी एमीन का ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये देखो, ये भी डिग्रेडेशन है, इसमें भी देखो एक कार्बन कम हो गया है, ये देखो ये। अब ये मैंने 3 मेथड बताए, ये तीनों मेथड आपके काम के हैं और इन तीनों मेथड का कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो जरा मैं आपको एक साथ पढ़ाता हूं, जैसे आपको समझने में दिक्कत ना है और करने में दिक्कत ना है। देखो गौर से समझिएगा कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। इधर देखो, इन तीनों रिएक्शनों में ये चीज बनती है इंटरमीडिएट में। इन दोनों की मैकेनिज्म क्यों नहीं बताई, कार्टियस और स्मिथ की इतनी ही बड़ी मैकेनिज्म है और इनका कोई रोल नहीं, कभी नहीं पूछा जाता। इनकी नेम रिएक्शन पर बस फोकस रखना, ये जो लिखा है इस पर फोकस रखिएगा बस। इन तीनों मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट यही वाला होता है, ये ऐसे, यही चीज होती है, सेम इंटरमीडिएट है, कोई अलग इंटरमीडिएट नहीं है तीनों का ये। और हाइड्रोलिसिस करके हम इसको बना लेते हैं। तो जरा गौर से बात को ध्यान रखिए कि तीनों में हो क्या रहा है। अब जरा देखो, यदि किसी ने आपसे पूछा कि इन तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा है तो क्या बताओगे, ये बेस्ट मेथड इन कंपेयर टू हॉफमैन डिग्रेडेशन एंड कार्टियस रीअरेंजमेंट। उन दोनों के कंपेयर में ज्यादा अच्छा मेथड होता है एमीन बनाने का, बाई प्रोडक्ट कम बनते हैं। मगर इसमें एक खास बात है कि जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है ये थोड़ा खतरनाक होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है और साथ साथ में पॉइजनस भी होता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो इन दोनों के कंपेयर में ये बेस्ट मेथड है और ये तीनों मेथड एमीन बना रहा है। और तीनों मेथड में एमीन बनाने का रास्ता एक ही है, चाहे वो हो चाहे ये देखो हाफमैन डिग्रेडेशन में ये जो आया है ये इंटरमीडिएट, लास्ट में ये तीनों रिएक्शन में आता है और इसकी हाइड्रोलिसिस करके इसी तरह से बनाते हैं हम। तीनों में यही चीज आती है, तो ये ध्यान रखिएगा कब कब क्या क्या करना है। तो ये देखो, ये कार्टियस रीअरेंजमेंट है। कार्टियस रीअरेंजमेंट कभी कभी पीछे से चालू किया जाता है, तो जब पीछे से चालू किया जाएगा तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, या तो वो एसाइल क्लोराइड लेंगे या एसाइल एनहाइड्राइड लेंगे। एसाइल क्लोराइड एसाइल एनहाइड्राइड में जैसे ही हाइड्रोजोइक एसिड का अटैक मारोगे तो ये बाहर हो जाते हैं, उनकी जगह हाइड्रोजोइक एसिड आ जाता है, मतलब N3 आ जाता है, हाइड्रोजोइक एसिड का आयन आ जाता है और उसको जैसे ही थर्मली हीट किया जाता है तो वो ये बना देता है और इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। वही बात यहां पर है, इसकी भी रिएक्शन करने पर वही इंटरमीडिएट आता है, इसका इंटरमीडिएट भी वही होता है, सेम, तीनों का इंटरमीडिएट सेम है। लास्ट इंटरमीडिएट ये देखो, एल्काइल साइनेट, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये, इसमें एक कार्बन कम होता है। अब आप चेक करो, कार्टियस में एको कार्बन कम है, इसमें भी देखो, इसमें भी एक कार्बन कम होता है। ये तीनों डिग्रेडेशन है एक तरह की, तीनों में एक एक कार्बन कम हो जाता है जब आप एमीन बना रहे होते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है एमीन बनाने में। अब जरा देखो एक और मेथड, इस मेथड को मैं पीछे पढ़ा चुका हूं,
तो हल्का सा हिंट्स दे देता हूं। रिडक्शन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपको अच्छे से याद हो। जिनके पास नाइट्रोजन ग्रुप है, जिनके भी पास नाइट्रोजन है, गौर से ध्यान आया, जिनके भी पास नाइट्रोजन है, यदि उनका रिडक्शन मेटल से कराया जाएगा, या 4 रिएक्शन पढ़ाते हैं, मेटल को हैं सभी प्यारे फिर भी हैं कुछ खास हमारे, रिथेनियम कार्बन सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट पा रहे। तो मैंने रिडक्शन सारा एक साथ पढ़ा दिया था, तो उस जगह का थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं। जिन फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन होता है, जब उनका रिडक्शन कराओगे तो प्राइमरी अमीन बनेगा। ये देखो ऐसे, ध्यान है, ये इस तरह से बना देगा, ऐसे, ये इस तरह से अमीन में बना देगा ऐसे, और ये इस तरह से बना देगा ऐसे। कौन कौन बना देंगे मैंने पीछे पढ़ा रखा है, उसी को फॉलो करो, ठीक है। तो ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। रिथेनियम कार्बन, ध्यान है, मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। रुथेनियम कार्बन एंड सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट प्यारे, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे, है ना, ध्यान है। फिर मैंने बताया था क्या, ठीक है, डाइबोरेन का है एसीऑन, NaBH4 के लिए क्या बताया था, अल्का का एसी, एल्डिहाइड कीटोन को करेगा और एसाइल क्लोराइड को करेगा, और किसी को नहीं करेगा। कौन, डाइबोरेन, NaBH4, ध्यान है ना। तो बस वही है। तो यार ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, चाहो तो आप लिख दो इनमें प्लेटिनियम ऑब्लिक हाइड्रोजन, कॉन्सेप्ट में पीछे पढ़ा चुका हूं, तो बस ये लो। इनसे भी देखो हमारा एमीन बनना है, इनसे भी हमारा क्या बनना है, एमीन बनना है, ये देखो। अब इस जगह पे एक एमीन का और है जो आपको ध्यान हो, कर लो तो थोड़ा सा ज्यादा सही है। देखो ये CN ग्रुप है, CN ग्रुप का रिडक्शन हम रिडक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, Na/C2H5OH। तो CN ग्रुप क्या होता है, NH2 में चेंज हो जाता है, CH2NH2 में, मगर इसको एक नाम दिया जाता है मैंडियस रिडक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि मैंडियस रिडक्शन क्या होता है। CN ग्रुप का रिडक्शन कराया जा रहा है किसकी प्रेजेंस में, Na/C2H5OH की प्रेजेंस में। तो ये किसमें चेंज हो जाता है, CH2NH2 में। बाकी सारे रिडक्शन पढ़ा चुका हूं, एक नॉमेनक्लेचर टाइप का है। मान लो पूछ दिया जाए, जबकि ये और ये एक ही जैसे रिडक्शन है, मगर पूछ दिया जाए तो बता पाओ। CN ग्रुप का रिडक्शन कराया गया है Na/इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में, तो हमारे पास क्या आता है, CH2NH2। इसको मैंडियस रिडक्शन कहते हैं, और ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था। तो हमारी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा देखो यार दोस्त, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिस्कस करेंगे, किस तरह से डिस्कस करेंगे, इस पर फोकस करते हैं। तो जरा देखो यार, एक एक करके इन बातों को हम लोग समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो जरा देखो यार, एमीन हमारे पास है, एमीन में आपको पता है कि नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है, ये देखो ऐसे। प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन से अटैच कितने हाइड्रोजन है, 2। यदि हम सेकेंडरी अमीन की बात करें तो सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन कितने हैं, 1। और यदि दोस्तों हम टर्सरी अमीन की बात करें तो नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन कितने हैं, 1 भी नहीं। प्राइमरी अमीन में 2, सेकेंडरी अमीन में 1, टर्सरी अमीन में 1 भी नहीं। अब आपको पता है कि यदि नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आप सब लोग कह दोगे हाँ सर हम बता सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। 1 मिनट प्यारे बच्चों, ये देखो, किसी भी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अब
आपको पता है कि यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब यदि मैं ये बात लिख दूं तो किसी भी बच्चे को बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि यार जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा उसमें क्या होगा, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एमीन का होगा, और फिर मेरे दोस्त टर्सरी एमीन का होगा कि नहीं होगा। इस तरह से क्या किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा, प्राइमरी एमीन। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। फिर कौन करेगा, सेकेंडरी। फिर कौन करेगा, टर्सरी। यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ये कब होगा, जब मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो, लगभग कांस्टेंट हो, सेम हो, एवरेज हो। तो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी अमीन से ज्यादा होगा, सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी अमीन से ज्यादा होगा। पहला पॉइंट समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। बच्चों ने कहा नहीं सर मस्त है, आगे बढ़ो। तो मैंने देखो सेकंड पॉइंट समझाया। सेकंड पॉइंट समझो जरा इसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी, इसको 1 डिग्री लिख देता हूं, है ना, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन, गौर समझिएगा, इज ग्रेटर देन ईथर। ईथर से ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है, एंड एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होता है। ये देखो ऐसे, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से भी ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है, और एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होता है। मगर ये सारी बातें कब है, जब मॉलिक्यूलर वेट एवरेज हो, मतलब लगभग कांस्टेंट हो। लगभग क्या हो, कांस्टेंट, मतलब लगभग मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, कार्बन के नंबर क्या हो, लगभग सेम चल रहे हो, उस जगह पे हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने देखो इस बात को कहा, गौर समझिएगा, यदि किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास प्राइमरी एमीन है ऐसा, ये हमारे पास सेकेंडरी एमीन है ऐसा, और ये हमारे पास दोस्त क्या है, ईथर है ऐसा। ये देखो, ये देखिए। अब यदि मेरे से कोई कहता है कि जरा यार इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ, तो दोस्त हम क्या लगाएंगे, आप सभी प्यारे बच्चों को पता है प्राइमरी अमीन पहले नंबर पे तो 1, फिर सेकेंडरी अमीन और फिर ईथर। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से कम होता है। बच्चों के दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि सर टर्सरी अमीन नहीं लिखा, इसका मतलब यहां पर कोई लोचा होगा। यस प्यारे बच्चों, बिल्कुल लोचा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर is greater than टर्सरी अमीन। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टर्सरी अमीन से ज्यादा होता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी अमीन से ज्यादा होता है। किसी बच्चे ने कहा क्यों सर, तो मैंने कहा यार ये बात तो आप खुद जानते हो, हमसे क्यों पूछोगे, क्यों, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से, जिसकी वजह से वहां पोलरिटी ज्यादा होती है। ना तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉरी, ना तो प्यारे बच्चों ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ना टर्सरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखो किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी एमीन से ज्यादा होगा। एक और पॉइंट, किसी ने कहा सर आपने अल्कोहल से कंपेयर नहीं किया है, तो यार दोस्त बिल्कुल सही कहा है आपने, अल्कोहल से हमें कंपेयर करना चाहिए। तो एक और नोट चिपका देते हैं, वो नोट क्या है जरा देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन एमीन।
बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल का होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एमीन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। यदि कोई पूछ रहा है भाई ऐसा क्या दिक्कत है, तो हम रीजन भी छाप देंगे, ठीक है, क्योंकि OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। किससे? NH से। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। किससे? एमीन से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप सभी बच्चों ने तो ये बात पढ़ी थी कि प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड F के द्वारा बनाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर ऑक्सीजन के द्वारा, फिर नाइट्रोजन के थ्रू बनाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं क्या कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमीन से ज्यादा होगा। तो ये कहानी हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। अब नेक्स्ट कहानी है इसकी, क्या? जरा गौर से देखो, नेक्स्ट कहानी क्या है जिसको हमें ध्यान रखना है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल लेते हैं और बातों को समझते हैं। तो जरा देखो सॉल्युबिलिटी की क्या है। ये हमारे पास वाटर है। हम जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो पानी में करते हैं ऐसे। ये देखो, अब इसमें मैंने क्या किया है? एमीन डाल दिया है इस तरह से। क्या डाल दिया है? एमीन, ऐसे। अब एमीन में आप जानते हैं हाइड्रोजन होता है ऐसे, और वाटर में भी सभी बच्चों को पता है कि हाइड्रोजन होता है ऐसे। अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है, तो ये सेल्फ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यदि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो एमीन क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा, है ना? एमीन और वाटर सॉल्युबल। टर्सरी एमीन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, प्राइमरी सेकेंडरी एमीन की बहुत होती है। और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? पहले प्राइमरी एमीन, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बना पाएगा। फिर सेकेंडरी एमीन, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कम बना पाएगा। और फिर टर्सरी एमीन, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही कम बना पाएगा। तीन अल्काइल ग्रुप है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर यह है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, इस तरह से होते हैं। और जब ये बच्चों वाटर में डाले जाते हैं तो गौर समझिएगा, सॉल्युबिलिटी के आगे बढ़ाता हूं। जब ये वाटर में डाले जाते हैं तो जरा देखो कैसा खेल करते हैं। यदि हम इनको वाटर में डाल दें तो ये डिट्टो वही खेल करते हैं जो अमोनिया करता है। ये इस तरह का सॉल्ट बनाते हैं, मतलब इस तरह का आयन जनरेट करते हैं। ये देखो इस तरह का, ऐसा इस तरह का आयन जनरेट करते हैं। यदि इसमें ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी है, देखो आपको एक मिनट थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, है ना? ये देखिए, इधर आओ भाई। हाँ, ये देखिए, यदि प्यारे बच्चों इसमें हम लोग ऐसा कुछ कर दें, देखिए 1 2 और 3, जरा बातों को समझिएगा। यदि हम इसमें ऐसा कुछ कर दें तो जरा देखना क्या क्या हो जाता है। यदि आप इसमें डाल दो कॉपर सल्फेट, इसमें डाल दो FeCl3 सोल्यूशन, और इसमें डाल दो बच्चों AlCl3 सोल्यूशन, तो क्या होगा जरा देखिएगा। यदि हम ये चीज इसमें डाल दें तो जरा देखना क्या होगा। क्या होगा जरा देखिए, इसके पास क्या है? OH एंड, और इसके पास क्या है? सॉल्ट। तो ये तुरंत क्या बना लेंगे? हाइड्रोक्साइड, ऐसे। ये हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? ये हाइड्रोक्साइड जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, ऐसे। ये ब्लू कलर का हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। अब इसमें डालोगे तो क्या बनाएगा? ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इसमें डालोगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ऐसे। मगर इनके कलर अलग अलग होंगे। ये व्हाइट कलर का होगा, ऐसे। और ये मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है। ब्राउन कलर का मेरे पास पेंट नहीं है तो हम रेड कलर से लिख देते हैं, ब्राउन कलर,
अब जरा इस बात को समझो, ये एक तरह से प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी है। यदि प्राइमरी अमीन जो वाटर में डालोगे तो इस तरह से फॉर्म करता है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अमोनिया बेसिक फॉर्म बनाता है ना अपना, उसी तरह से प्राइमरी अमीन भी बनाता है। ये देखो, जैसे वो NH4OH बनाता है वैसे ही ये भी बनाता है। और उसके टेस्ट कौन है ये, यदि इसके इक्वल सॉल्यूशन में आप FeCl3 डालोगे तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा। हाइड्रोक्साइड बनाने का मतलब है कि सॉल्यूशन में OH आयन होना चाहिए, इसका मतलब एमीन इस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। और ये हो कैसे रहा है, बस प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बना लिया, एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये देखो, ये प्राइमरी अमीन के टेस्ट भी है इक्वल सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट डालते हो तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना लेता है जो ब्लू कलर का होता है। AlCl3 डालते हो तो व्हाइट कलर का बना लेता है, FeCl3 डालते हो तो ब्राउन कलर का बना लेता है। ये प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट भी करता है। इससे हम ये भी पता लगा लेते हैं कि हाँ ये प्राइमरी अमीन है। और इसका बेसिक नेचर कैसा है, ये देखो इस तरह का, ठीक है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी समझ गए, कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। तो अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस क्या करते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में यदि पूछा जाए तो क्या बताओगे, यदि मैं बोलता हूं कि यार बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करो, बेसिक स्ट्रेंथ, देखो अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन में बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में डिस्कस क्या करें, तो गौर से समझना जरा। पहले हम बात करते हैं गैस फेज की। गैस फेज, यदि क्वेश्चन गैस फेज में चल रहा है या वेपर फेज में चल रहा है, जनरली ऐसा होता नहीं है, वो क्वेश्चन हमसे एक ही फेज में पूछते हैं। वो फेज कौन सा होता है मेरे दोस्त, एक्वस फेज। मगर यदि गैस फेज में चल रहा हो तो कैसे करोगे, और एक्वस फेज में चलेगा तो कैसे करोगे, ये बात समझानी तो पड़ेगी, पूछ दिया तो जरा देखो, यदि गैस फेज में चल रहा है तो ध्यान रखना बेसिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ एमीन की। प्लस आई इफेक्ट एमीन के लिए बता रहा हूं, जैसे किसी ने कहा सर अमोनिया प्राइमरी अमीन, देखते जाइए, सेकेंडरी अमीन, एंड टर्सरी अमीन। ये देखो, अब पूछा जा रहा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो जरा बताओ प्लस आई इफेक्ट कहां पर है, यहां पर एक प्लस आई इफेक्ट है, यहां पर दो प्लस आई इफेक्ट है, और यहां पर तीन प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं प्यारे बच्चों। यहां पर कितने हैं, दो, और यहां पर कितने हैं, एक, और यहां पर कितने हैं, जीरो। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। आंसर ये आ, बात खत्म हो गई। ये किसमें, गैस फेज में। जब गैस फेज में या वेपर फेज में कही जा रही है, गैस फेज या वेपर फेज में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है, एक वेरिएबल होता है, वो कौन है, आई इफेक्ट या रेजोनेंस वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल होता है आई इफेक्ट। और यदि प्यारे बच्चों रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस, ऐसे, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ जो है रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ये बात ध्यान रखिए, है ना। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा जब एरोमेटिक एमीन पढ़ाऊंगा। अभी तो एलिफैटिक की बात चल रही, तो एलिफैटिक पे ध्यान दो। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 क्या है, बी पार्ट, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस, एक मिनट प्यारे बच्चों, एक्वस
सॉल्यूशन या फिर वाटर। यदि बेसिक स्ट्रेंथ इक्वस सॉल्यूशन में पूछी जा रही है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो जरा गौर से समझिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ यदि इक्वस सॉल्यूशन में पूछी जा रही है तो वेरिएबल कौन कौन होते हैं। तो जरा इस बात को गौर से समझिए। यदि बेसिक स्ट्रेंथ इक्वस सॉल्यूशन में पूछी जा रही है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वेरिएबल दो होते हैं। एक वेरिएबल होता है आई इफेक्ट, वो भी कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। और एक वेरिएबल होता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन, इसी को आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, दो वेरिएबल होते हैं। अब दोनों वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं बताता हूं अगले पेज में चलकर। गौर से मेरी बात को समझिए। देखो यार, हमारे पास ये एक कंटेनर है ऐसे। अब इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें क्या किया? किसी ने एमीन को डाल दिया इस तरह से, ऐसे। तो जब आप इसमें एमीन डालते हो तो इंट्रैक्शन होता है किसके किसके बीच में? तो जरा देखो, ये एमीन है ऐसे। जब ये पानी में जाएगा तो इंट्रैक्शन करेगा इस तरह से। इसके चारों ओर क्या होगा? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे कुछ इस तरह से। वाटर मॉलिक्यूल का कलर चेंज कर देता हूं जैसे थोड़ा सा समझ में आ जाए कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल दिखने में कैसे होते हैं? ठीक है, कलरलेस टाइप के होते हैं, तो व्हाइट कलर का यूज कर लेते हैं ऐसे। तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से इसके चारों ओर आ जाएंगे। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके चारों ओर एकोमोडेट हो जाएंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ये। और ये एक बल्क क्रिएट कर देंगे कुछ इस तरह का। ये देखो, अब ये एक प्रोसेस हुआ है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कहते हैं हीट ऑफ सॉल्वेशन या इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। ये देखो, अब गौर से समझिएगा क्या होता है, कैसे होता है। तो यार जरा देखो, कौन सा वेरिएबल क्या काम करता है? जो प्लस आई इफेक्ट होता है। यदि इस वेरिएबल की बात समझे तो ये क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? इंक्रीज। यदि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अब दूसरी बात समझो, देखो प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ आर इंक्रीज करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। भाई प्लस आई इफेक्ट कब इंक्रीज करता है? जब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि यार जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा आई इफेक्ट होगा। तो क्या होता है? यदि एमीन में आई इफेक्ट वाले ग्रुप ऐड होते जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी। अब वेरिएबल नंबर 2 की बात समझो। वेरिएबल नंबर 2 क्या है? सॉल्वेशन, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। अब जरा देखो, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन का है। डिग्री ऑफ सॉल्वेशन की मेरे प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो गौर समझिएगा। डिग्री ऑफ सॉल्वेशन की बात करें तो ये यार नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो वो वाटर में सॉल्युबल कम होगा। क्यों वाटर में सॉल्युबल कम होगा? क्योंकि जरा देखो, यदि आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाओगे तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके आसपास एक्युमुलेट नहीं हो पाएंगे। बस इधर हो पाए, इधर हो पाए, इधर हो पाए। इधर तो क्या है? इधर तो एल्काइल ग्रुप लगा है। एल्काइल ग्रुप की वजह से इस वाले पोर्शन में वाटर थोड़ी ऐड हो पाएंगे। वाटर तो इंटरेक्ट सिर्फ इस वाले पोर्शन पे कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि इस वाले पोर्शन में जगह खाली है, तो वाटर का इंट्रैक्शन तो सिर्फ इस वाले पोर्शन पे होगा। ऐसे इस वाले पोर्शन पे जो वाटर होगा वो इंटरेक्ट ही नहीं हो पाएगा, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो जरा देखो, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो सॉल्वेशन डिक्रीज होता चला जाता है
और सॉल्वेशन डिक्रीज हुआ तो भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्वेशन के भी है। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अब प्रॉब्लम क्या है जरा समझो, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट आ गए। आर के बढ़ने से आई इफेक्ट बढ़ता है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। पहला वेरिएबल चेक करो, यदि आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और प्लस आई इफेक्ट कब बढ़ता है? जब अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं। अब इधर चेक करो, सॉल्वेशन अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से कम होता है और सॉल्वेशन भी बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा तो सॉल्वेशन उसको डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं तो सॉल्वेशन कम हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ने से एक सॉल्बिलिटी को, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ने से एक क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को अपोज करता है। क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि डिग्री ऑफ सॉल्वेशन कम हो रहा है। यदि सॉल्वेशन कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हम पानी में एमीन को डालते हैं तो दो वेरिएबल है, एक आई इफेक्ट और एक सॉल्वेशन, और दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अल्काइल ग्रुप बढ़ने से एक बढ़ता है और अल्काइल ग्रुप बढ़ने से एक कम होता है, और दोनों की वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे तो आई इफेक्ट बढ़ेगा जो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे तो सॉल्वेशन कम होगा जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो रिजल्ट क्या आया? इस चीज का रिजल्ट बनाओ। यदि मैं रिजल्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि रिजल्ट मैंने कैसे लिखा? जरा देखना रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के आया, जरा देखो। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा जब अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करोगे? अल्काइल ग्रुप इंक्रीज तो प्लस आई इंक्रीज, और प्लस आई इंक्रीज तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अल्काइल ग्रुप इंक्रीज, गौर समझिएगा जरा, अल्काइल ग्रुप इंक्रीज तो सॉल्वेशन डिक्रीज, और सॉल्वेशन डिक्रीज तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। अब फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट इन दोनों में से किसका डोमिनेशन है? ये है। कौन डोमिनेट करता है ये देख के नहीं बताया जा सकता। जरा समझो, इन दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा ये देख के नहीं बताया जा सकता। इसी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बड़ा रैंडम है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बड़ा रैंडम है। कब कौन डोमिनेट कर रहा है पता नहीं चल पाता है। कब कौन डोमिनेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों पता नहीं चल पाता है। कभी आई इफेक्ट का डोमिनेशन होता है, कभी सॉल्वेशन का डोमिनेशन होता है। इस वजह से इस बात का पता लगाना बहुत टफ है। इसी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ की यदि बात की जाती है तो जरा गौर से समझो। यदि आर की जगह मिथाइल है, देखो यदि हम लोग आर की जगह मिथाइल ले रहे हैं तो ऑर्डर ये रहता है, ध्यान दीजिए। देखिए सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, और फिर टर्सरी एमीन। मतलब टर्सरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। सॉरी, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ये देखो, यदि R की जगह CH3 है और यही यदि R की जगह C2H5 है तो देखो ऑर्डर क्या होता है। सेकेंडरी एमीन C2H5 है तो टर्सरी एमीन, और प्राइमरी एमीन। ये देखो ऐसे। और यही R की जगह यदि ये हो CM3 का होल, ये देखो, इसको आप समझ पाए? देखो मैं इसको एक बार बता देता हूं कि ये है क्या। यदि मैं R की जगह क्या ले लूं, ये ले लूं, ठीक है, क्या, ब्यूटाइल। Me का मतलब तो समझते हो ना, मिथाइल। इतना बड़ा ग्रुप ले लूं तो जरा देखो सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है? तो सबसे ज्यादा प्राइमरी एमीन की हो जाती है। प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन जब ये 2 बार लगा होगा,
और सबसे लास्ट में टर्सरी एमीन जब ये 3 बार लगा होगा। ये देखो, तो यार इन तीनों को याद रखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में, और कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। सिचुएशन बेस्ड है, कभी सॉल्वेशन डोमिनेट करता है, कभी आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको दोनों को नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक चीज एक्सपेरिमेंटल है, आई इफेक्ट विजुअल है, दिखता है। अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो आई इफेक्ट बढ़ेगा, ये तुम पकड़ लोगे। सॉल्वेशन दिखता नहीं है, वो तुम पकड़ नहीं पाओगे। तो यदि एक पकड़ में आ रहा है, एक नहीं पकड़ में आ रहा है, तो फिर बात फंस जाएगी ना, क्योंकि थ्रू आउट डोमिनेशन तो किसी का नहीं है। तो जरा ध्यान रखिएगा कि जब वाटर में प्राइमरी एमीन का, जब वाटर में एमीन की सॉल्युबिलिटी की बात आती है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है, तो कुछ भी हो सकता है। यदि वाटर में बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि ये 3 ऑर्डर तो याद ही रखो, ये 3 ऑर्डर तो याद ही रखो। क्यों? क्योंकि 2 में से कौन डोमिनेट करेगा देख के नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी कोशिश करिए कि इनको अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है? वो जरूर याद रखो जो एनसीईआरटी में दिए, बाकी नहीं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिनमें रटने का काम हो, गौर समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। जरा समझो, यदि कोई रटने वाले क्वेश्चन आते हो तो वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट है मगर कॉन्सेप्ट में क्या है, डोमिनेटिंग नेचर ना आए, तो फिर वो एनसीईआरटी का डाटा यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए, जहां पर भी कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन हो वो एनसीईआरटी से जरूर करें। उसका रीजन है, उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फंसता है, तो वो एनसीईआरटी पर ही फोकस रखते हैं। मगर जहां कॉन्सेप्चुअल है वहां वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ये है तो कॉन्सेप्चुअल, मगर इसका रिजल्ट डाटाबेस हो गया है, क्योंकि 2 वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट में भाग रहे हैं और दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। कभी किसी का डोमिनेशन है, कभी किसी का डोमिनेशन है। इसलिए ध्यान रखें, इसको एनसीईआरटी से ही आता है ऐसा क्वेश्चन, या आते हैं, ठीक है? कहानी को आगे बढ़ाएं, कर लोगे? सिर्फ एनसीईआरटी लिख देता हूं, नहीं तो ये हुआ, लो ये देखो, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है? अब बात को करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने ये पढ़ा दी। अब एरोमेटिक एमीन में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लें तो जरा देखो यार, एरोमेटिक एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो एलिफेटिक एमीन से कम होती है। ऐसा क्यों आप जानते हो? यदि मैं रीजन पूछूं ऐसा क्यों, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। आप सभी बच्चों को पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन यदि चेंज होगा तो ये चेंज होगा। जब क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट हो, तब ये रूल होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि यार इसमें क्या है, ये देखो, ये हमारे पास एरोमेटिक एमीन है एनिलीन, और ये हमारे पास मिथाइल एमीन है। ये देखो, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? आई इफेक्ट क्या करेगा, इसको ऐसे करके इलेक्ट्रॉन देगा, और जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये? मगर इस जगह पे एक नोट डाल के बात बताता हूं, ध्यान रखिएगा, बच्चे गड़बड़ बहुत करते हैं। यदि मैं एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ, देखना अभी आप में से बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ कर देंगे
और मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये हमारा एनिलीन है, और ये हमारा क्या है, एमाइड है। इनमें बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी जाता है? तो रेजोनेंस क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अब बताओ एमाइड ज्यादा बेसिक है या एनिलीन ज्यादा बेसिक है? यदि मैं ये बात पूछ दूं कि एमाइड ज्यादा बेसिक है या एनिलीन ज्यादा बेसिक है, तो सारे बच्चे कहेंगे एनिलीन ज्यादा बेसिक है, सारे बच्चे कहेंगे एमाइड ज्यादा बेसिक है। मगर रियलिटी ऐसे है। क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है। ये जो माइनस चार्ज जा रहा है, ये देखो बेटा, ये जो माइनस चार्ज आ रहा है, ये जब ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर लेता है, जाने नहीं देता है। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करता है? होल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर लेता है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन में जाएगा। और मेरे दोस्तों मैं बता दूं, कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो घुमाता रहता है। ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास गया पकड़ के बैठ जाएगा। रेजोनेंस हो रहा है मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, एनिलीन का एमाइड से यदि बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो रेजोनेंस के बेसिस पे लगता है कि एमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस कितना है? 1, और इसमें रेजोनेंस कितना है? 4। 1 2 3 और 1 ये 4 है। मगर इस जगह गच्चा खा जाओगे, गलती कर दोगे। यहां पर क्या है? यहां पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, क्योंकि वो जो रेजोनेंस होके माइनस चार्ज जा रहा है वो ऑक्सीजन के पास जा रहा है। ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रह जाती है नाइट्रोजन की, जबकि एक ही बार रेजोनेंस हुआ है। और यहां ये 4 बार घूमेगा, मगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह होल्ड नहीं हो पाएगा, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। समझ गए? कर लोगे? अब जरा एक और पॉइंट समझ लो। ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो गौर समझिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब एस कैरेक्टर चेंज हो रहा हो, यहां पर देखो एस कैरेक्टर वेरिएबल है, ये कब लगाते हैं? ये तब लगाते हैं जब एस कैरेक्टर क्या हो? वेरिएबल हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल हो। अब आप चेक करो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन मेरे दोस्त वेरिएबल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp2 है। जब हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल हो तो एस कैरेक्टर से जाओ। अभी तक मैंने जो पीछे पढ़ाया है उसमें हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल नहीं है, चेक कर लो। इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, ये देखो है, इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में तो sp3 है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल नहीं है। जब हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल होगा तो ये, अब इसके हिसाब से अब बताओ, यदि मैं इसको A बोलूं मेरे दोस्त, इसको B बोलूं मेरे दोस्त, इसको C बोलूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? एस कैरेक्टर निकालना तो आता है ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है पता है? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल इंटू 100। अब जरा बताओ, इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 2, एक s का एक p का, है कि नहीं?
और एक एस कितना है, एक टोटल है 2, तो एस करेक्टर कितना आया 50%। एस कितने हैं, एक, टोटल कितने हैं 4, 3 पी के 1 एस का, 100 का मल्टीप्लाई किया 25%। एस कितना है 1, टोटल कितने हैं 3, 100 का मल्टीप्लाई किया 33%। तो बताओ भाई एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एस करेक्टर सबसे कम किसका, बी का, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर सी। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो तुम क्या बताओगे, देखना मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा सीधा मत बता देना। ये देखो, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ, कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। देखिए बताइए, आपके हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कौन सा रूल लगाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला लगाएं, ये कहां आ गया है, 1 मिनट यार, लगता है हाथ लग गया तो चेंज हो गया है ना, तो सॉरी पीछे चला गया। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला लगाएंगे तो फिर आंसर अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला तभी लगाते हैं जब क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट हो। देखो मैंने कहीं लिखा होगा, कहां पढ़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रूल ये लिखा है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कांस्टेंट, तब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रूल लगाते हैं। और यदि हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, एस करेक्टर वाला रूल। अब एस करेक्टर वाले रूल से निकालोगे तो आंसर ये आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्यारे बच्चों क्या है, sp3, ये क्या है sp2, और ये क्या है sp। एस करेक्टर जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है। अब पॉइंट को और आगे खींच लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें बता दी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, वो देखो, यदि हम लोग क्या करें, ये देखो, यदि यहां पर जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, या इसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यदि जो ग्रुप लगा है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ले जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएगा तो यहां जाएंगे और फिर यहां जाएंगे, और यहां जाएंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मगर यही बात आप ऐसे कर देते हो तो, यदि आपने जो ग्रुप लगाया है वो मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या कहो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये देखो, यदि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो प्लस आएगा, अब प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और कम हो गई तो वो क्या कर रहा होगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा होगा। ऐसे, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बेटे कि यदि कहीं पर ये क्वेश्चन मारा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, बता सकते हो आप लोग। देखो ये क्या है, एनिलीन है,
ये क्या है, एनिलीन के साथ NO2 है, और ये मेरे प्यारे बेटे क्या है, CH3 है। अब मैंने कहा जरा बेसिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो कैसे निकालोगे, तो जरा बताना। ये क्या है, ये जो ग्रुप है ये किस तरह का ग्रुप है, ये कहां गया है, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये देखो ये किस तरह का ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये किस तरह का ग्रुप है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। किसी ने कहा सर कैसे, यदि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड है, यदि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, ना ये बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। ये एनिलीन के रिस्पेक्ट में ही तो बढ़ाना और कम करना है, तो ना तो ये बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है सी बढ़ा रहा है और बी कम कर रहा है और ए कुछ नहीं कर रहा है, तो ए ये हुआ आंसर। सी बढ़ा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ को, सबसे ज्यादा सी की हो गई, और ए कम तो नहीं कर रहा है, कम से कम बी कम कर रहा है। ठीक है कि नहीं, इस तरह से निकाल लोगे। अब हमने बेसिक स्ट्रेंथ भी डिस्कस कर दी, तो इसका तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला काम खत्म कर लिया है।